लेसन 5 चिट्ठियों की दुनिया के बारे में हमने लेसन में बहुत अच्छी सी व्याख्या कर दिया था, जहाँ तक मुझे लगता है, और आप लोगों को बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा, ऐसा भी केवल मुझे ही लगता है। ठीक है ना? अब आप लोग को आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर रीडिंग करते रहिए, साहित्य के साथ जितना बड़ा उतना ही आएगा। हम आते हैं अपनी मेन दुनिया पर। हमारी मेन दुनिया क्या है? हमें पढ़ना है स्पार्शक प्रश्न अभ्यास। ज्यादा उम्मीद कर लिया आप, इसलिए अंधेरा हो गया, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं प्रश्न अभ्यास के लिए हम चलते हैं। पहले प्रश्न पढ़ते हैं एक तरफ से हम। आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है? आपका पहला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न अभ्यास के लिए आपको पहले कलम कापी तैयार कर लीजिए, और नहीं है तुरंत बाद वीडियो पॉज कीजिए, जाके दौड़ कलम कापी लेकर आइए, फिर वीडियो ऑन कीजिए। ठीक है? पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस के संदेश क्यों नहीं दे सकता? उत्तर, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि फोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभाव को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार है। पत्र, राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। यह क्षमता फोन या एसएमएस द्वारा दिए गए संदेश में नहीं। दूसरा प्रश्न, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी, पत्र आदि कहते हैं। इससे संबंधित भाषा का नाम लिखना है आपको। खत कहते हैं उर्दू में, चिट्ठी को उर्दू में खत कहते हैं। कन्नड़ में कागज कहते हैं। कागज किसमें कहते हैं? कन्नड़ में। उत्तरम, जाबू, लेख, उत्तरम, जाबू, लेख, ये तीनों एक ही भाषा में कहे जाते हैं। किस भाषा में? तेलुगु। तेलुगु भाषा में उत्तरम, जाबू, लेख तीनों कहे जाते हैं। फिर आता है कड़िद। कड़िद कहते हैं तमिल भाषा में। किस भाषा में? तमिल भाषा में। पाती कहते हैं सामान्य भाषा में, गांव की भाषा में। चिट्ठी, पाती कुछ का विधा है। पाती और चिट्ठी, चिट्ठी, पाती ये सब हिंदी के शब्द हैं। एक शुद्ध हिंदी का शब्द है और एक वही हिंदी का शब्द है, पाती। ठीक है ना? पत्र जो है संस्कृत का शब्द है। किसका है? संस्कृत भाषा का शब्द है। ओके, आगे देखते हैं। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं? तो आप उत्तर लिखेंगे, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। विश्व डाक
संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। ओके, क्वेश्चन 4, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। उत्तर, पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि होती है जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित करती है। हम जितने चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज्यादा समय तक नहीं होती है। एसएमएस को जल्द ही भुला दिया जाता है। पत्र देश, काल, समाज को जानने का साधन रहा है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। अगला प्रश्न 5 है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल ले सकते हैं? तो आप उत्तर लिखेंगे, पत्रों का चलन ना तो कभी कम हुआ और ना ही कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। पाठ से आगे प्रश्न 1, किसी के बिना टिकट सादे लिफाफे पर किसी के बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पत्र बाहर के भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? पता कीजिए। बता रहा हूं मैं ना, लिखो। बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बहिरंग भेजने पर पत्र पाने वाले को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होती है। अगला, पिन कोड की संख्याओं में लिखा गया है एक पता है, कैसे? तो पहले इसको लिखने पहले समझ लेते हैं। मोस्टली पिन कोड 6 वर्ड के होते हैं, जैसे देसी कोड हो गया ना, पहले समझ लो तब लिखना। पिन कोड का मतलब होता है पोस्टल इंडेक्स
इंडेक्स नंबर। चलिए नंबरों को भाग बांट लेते हैं। पहला नंबर राज्य का सूचक होता है, यानी 2 जो है उत्तर प्रदेश का सूचक है। दूसरा और तीसरा उप क्षेत्र, यानी फैजाबाद मंडल के सुल्तानपुर जिले, फैजाबाद मंडल के सुल्तानपुर जिले का हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं 1, 4, 5, यानी ये तीनों नंबर चिट्ठी को हमारे घर के और नजदीक पहुंचा रहे हैं। पहले 1 नंबर जिस पोस्ट ऑफिस का होगा, ये चिट्ठी वहां जाएगी, वहां वाले अपने क्षेत्र के चौथे नंबर वाले पोस्ट ऑफिस में भेजेंगे और वो अपने साथ के 5वें वाले पोस्ट ऑफिस में भेजेंगे। यानी अगर हमारी चिट्ठी कादीपुर में आ रही है तो हमारी कादीपुर का पोस्टल कोड कितना हो गया? 5। शायद ये चिट्ठी यहाँ सुल्तानपुर तक पहुंचती हो तो 4 हो गया आपका सुल्तानपुर का पोस्टल कोड, और 1 कहां का हो गया, हम इसको भी हटाते हैं, 1 हो गया फैजाबाद का। तो पहला क्या हो गया? राज्य, यानी कि उत्तर प्रदेश का पिन कोड वास्तव में कितना है? 2 है। 5 कहां का है? कादीपुर का। 4 कहां का है? सुल्तानपुर का। 1 कहां का है? फैजाबाद का। अब 20 यानी किसका हो सकता है? तो उप क्षेत्र मतलब किसी भी राज्य को 5-6 अलग-अलग और भागों में बांटा जाता है। ठीक है, मध्य क्षेत्र, पूर्वांचल क्षेत्र, या जैसे वाराणसी मतलब किसी होता नहीं, आप लोग बोर्ड परीक्षाएं देते हैं तो 5-6 मंडलों में होता है ना, इस तरह किसी मंडल में बांटा जाता है। तो हम लोगों का जो आता है वो मध्यांचल में आता है, यानी 28 किसका हो गया? ये मध्यांचल का हो गया, और इसके इधर पूर्वांचल। तो ये होता है आपका पोस्टल इंडेक्स नंबर, यानी 228145 अगर मेरा नंबर है तो इसमें 228145 मेरा नहीं है, एक्चुअली 2 प्रदेश के लिए है, 28 उप क्षेत्र के लिए है। एक जब इस उप क्षेत्र के पहले पोस्ट ऑफिस पहुंचेगा तो कहां फॉरवर्ड करेगा? अपने चौथे नंबर वाले को, फिर वो कहां फॉरवर्ड करेगा? अपने से 5वें नंबर वाले को। ठीक है, तो आप लोग इसका अपने आप समझ गए होंगे, फिर भी हम लिखवाते हैं आपको। प्रश्न आपका क्या था भैया? आपका प्रश्न था कि पिन कोड की संख्याओं में लिखा गया है, एक पता है कैसे, तो आप लिख देंगे पिन कोड का पूरा नाम पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, जो इस बात का संकेत करता है कि उपरोक्त पता जिस क्षेत्र के बारे में बात हो रही वो है कहां, जिसमें प्रथम अंक राज्य को, द्वितीय और तृतीय अंक उप क्षेत्र को, और चतुर्थ, पंचम और षष्ठ नंबर उनके अलग अलग पोस्ट ऑफिस को इंडिकेट करते हैं। अब ऐसा नहीं कि अब 5 कादीपुर का 5 और कहीं का नहीं होगा, और भी कहीं का होगा, लेकिन वो उसके उप क्षेत्र में आएगा। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया ना? ऐसा क्यों होता है कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? उनके चिट्ठियों में क्या लिखा जाता था? महात्मा गांधी इंडिया। इसका उत्तर लिखेंगे आप लोग, महात्मा गांधी अपने समय के भारत के सबसे चर्चित एवं प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अतः जब कोई विदेशी या अन्य कोई महात्मा गांधी जी को चिट्ठी लिखता था तो वह यह मानकर कि महात्मा गांधी जी इंडिया के किसी भी कोने में होंगे तो उन तक यह पत्र अवश्य पहुंच जाएगा, इसलिए इस तरह का पता लिखा जाता था। अगला प्रश्न है आपका, आपकी 2 चीजें हो गई। अब आते हैं भाषा की बात, सीधे सीधे। किसी प्रयोजन विशेष में संबंधित शब्दों के साथ एक पत्र जोड़ने पर कुछ नए शब्द बन जाते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र और समाचार पत्र और इसी तरह से। तो चलिए हम भी आपको
जो महीने में एक बार छपता है, तो आपका बन जाएगा मासिक पत्र, छमासिक। मतलब कुछ समाचार पत्र या कोई अंक विशेष 6 महीने में होते हैं, तो हो जाएगा छमासिक पत्र। फिर वार्षिक पत्र, जो रोज छपता है उसे क्या कहते हैं? दैनिक पत्र। आपको लगाना हमें। जो सप्ताह भर में छपता है उसे क्या कहते हैं? साप्ताहिक पत्र। जो 15-15 दिन में छपता है उसे क्या कहते हैं? पाक्षिक पत्र। ठीक है। फिर आता है आपका सरकारी पत्र। क्या आता है? जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है, स्कूल खुलेगा, पत्र रहेगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसे सरकारी पत्र कहते हैं। कुछ साहित्यकार अपनी बातों को पत्र के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उसे कहते हैं साहित्यिक पत्र। और वो शादीब्याह में और अन्य मौकों पे आपके घर आता है न्योता लेकर, उसे कहते हैं निमंत्रण पत्र। ठीक है। हम आते हैं कुछ बातों पर। जो पत्र रोज छपते हैं उन्हें दैनिक कहते हैं, जो पर डे छपते हैं। जो 7 दिन के अंतर में छपते हैं उन्हें साप्ताहिक कहते हैं। जो 15 दिन के अंतर में छपते हैं उन्हें पाक्षिक कहते हैं। जो महीने भर में छपते हैं मासिक कहते हैं। जो 6 महीने में छपते हैं उन्हें 6 मासिक कहते हैं। और जो साल भर में एक बार छपते हैं उन्हें वार्षिक कहते हैं। जो आप स्कूल में गुरुजी को लिखते हो या कोई कर्मचारी में साहब को लिखता है उसे क्या कहते हैं? प्रार्थना पत्र कहते हैं। जो सरकारी आदेश वगैरह आते हैं, निवेदन वगैरह आते हैं, अपील वगैरह आती है, उसे कहते हैं सरकारी पत्र। जो साहित्यकार अपने किसी चीज को व्यक्त करने के छोटे छोटे पत्रों को माध्यम को प्रयोग करते हैं और जहां नहीं पहुंच सकते वहां पे पत्र भेज देते हैं, उसे साहित्यिक पत्र कहते हैं। उनके पत्र को भरी सभा में पढ़कर सुनाया जाता है, तो माना जाता है कि उनकी उपस्थिति इस पत्र के रूप में यहाँ पर है। और उसके बाद निमंत्रण पत्र, इसको सुनते ही आप लोग मगन हो जाएंगे। तो हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं आपके लिए। आइए देखते हैं फिर क्या कर रहा है। व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक लगाकर बना है। तो हम लोग फटाफट देख लेते हैं। इसी प्रकार कुछ शब्द लिखवा रहे हैं जिसमें इक लगा हुआ है, जैसे स्वभाव, तो आप कहेंगे सर स्वाभाविक। फिर मैंने कहा साहित्य, तो आपने क्या कहा? साहित्यिक। राइटिंग ध्यान से पढ़ लेना भाई, अच्छी नहीं है। व्यवसाय, व्यवसायिक। दिन, दैनिक, मासिक, छमासिक, वार्षिक, साप्ताहिक, पाक्षिक। और कितना लोग यार एक चीज 10 बार लिखवा रहे हैं हमसे आप लोग। जी, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र, रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। तो आप लोग 6-7 में थोड़े बहुत ऐसे संधि शब्दों को पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो अब क्या रहा है आपका? ई मिलके बड़ी हुई से दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि और उदाहरण खोज कर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियां 4 प्रकार की होती है: दूर, दीर्घ, वृद्ध, गुण, यड़। ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व तो दीर्घ संधि आ, ई, उ के बाद दीर्घ स्वर आने पर, आपस में मिलने पर, जो भी चीज है कोई ऐसा है। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम आपको एक पर्सनल वीडियो में बहुत विस्तार समझाएंगे। ठीक है ना। और मेरे हिसाब से आज का टॉपिक आपको खत्म कर देना चाहिए। किसी न किसी वीडियो में मैं संधि के बारे में आपको बहुत विस्तार समझाऊंगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और आपके लिए महत्वपूर्ण जितने भी संधि संबंधी व्याकरण के टॉपिक है। ठीक है। एक वीडियो में आपके लिए स्पेशल बनाऊंगा। क्या? संधि संबंधी अथवा व्याकरण संबंधी वीडियो, जिसमें आपको ये सब चीजें डिटेल में समझाई जाएंगी अच्छे से। ओके। अगर आपको मजा आया हो, थोड़ा सा मजा आया हो, तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय मत भूलिए और एक बार जोर से बोल दीजिए भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।